कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से भड़के राहुल गांधी। कहा देश की जनता ने नकार दिया है प्रधानमंत्री को। क्यों आखिरकार दोस्तों एनआई के पत्रकारों को लगी मिर्ची दोस्तों। जी हाँ, एक ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, उसमें ध्रुव राठी, रविश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसर शर्मा सर, इन सब के बारे में क्या बोला गया है, इनकी व्यूज़ों के बारे में क्या बोला गया, बताएंगे क्यों आग लगी पड़ी है मोदी के हारने से और क्यों आखिरकार अखिलेश यादव ने बीजेपी को लिया निशाने पर दोस्तों। अब अखिलेश यादव पीडीए के सहारे फिर से खेलने जा रहा है एक बड़ा गेम। बताएंगे आखिरकार नेता प्रतिपक्ष किसको बनाने वाले हैं वो। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा देश की जनता ने प्रधानमंत्री को बता दिया है कि देश के संविधान से बड़ा और कोई नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि जब बात देश के संविधान की आएगी तो पूरा देश मोदी सरकार से लड़ पड़ेगा। और दोस्तों राहुल गांधी की उस लाल किताब, देश के उस संविधान की बिक्री इतनी बढ़ गई है कि लोग लाल किताबें खरीदने लगे हैं राहुल गांधी के हाथ में वो देखकर। और मैं कह सकता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा नेता है। राहुल गांधी इस देश की सोच बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों जब कोई आपके बारे में बात करने लगता है, जब कोई आपके काम की बात करने लगता है, या फिर आपको जो चीज़ की सच में ज़रूरत है, आज महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, ख़ास करके नफ़रत जो फैलाई जा रही है हमारे देश में, उसको रोकने की बात करते हैं राहुल गांधी। तो क्या दोस्तों देश ऐसे नेता को पसंद ना करे जो सच में देश की कमियों को गिना रहा है, या फिर देश एक ऐसे नेता के पीछे जाए जो मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, इस मुद्दों पर बात करता है। तो अगर मैं इन दोनों में से आपसे चुनने को बोलूँ तो मुझे पूरा यकीन है आप कहोगे कि मैं राहुल गांधी के साथ हूँ। क्योंकि राहुल गांधी पढ़ाई की बात करता है, राहुल गांधी रोजगार की बात करता है, राहुल गांधी देश में मोहब्बत की बात करता है, राहुल गांधी देश के विकास की बात करता है, राहुल गांधी देश की उन्नति की बात करता है, राहुल गांधी भाईचारे की बात करता है। प्रधानमंत्री क्या बातें करते हैं और इन लोगों को शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्योंकि ये लोग दोस्तों उसी गंदी नाली का कीड़ा है जिस गंदी नाली में गटर के कीड़े रहते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके एनआई के पत्रकारों को लगी मिर्ची। कहा मोदी जी को ध्रुव राठी, रविश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसर शर्मा, इन लोगों ने, यूट्यूबरों ने हराया है। अब आप समझिए दोस्तों, बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनकी ग़ुलाम बन चुकी है। कभी इनसे फूटे मुँह ये कहते नहीं बनता कि पूरी मीडिया नरेंद्र मोदी की ग़ुलामी में लगी रहती है और सच्चाई नहीं बताती देश की जनता को। लेकिन दोस्तों अब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी यूट्यूब पर हूँ। मुझे पता है दोस्तों कि यहाँ पर जो खबरें चलती हैं आज जनता तक वो पहुँच रही हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों तक सच पहुँचाने का काम। दोस्तों आज तमाम सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो वगैरह, आज लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी पर आती है वो तो सिर्फ मोदी के नाम की दलाली कर रही है और दलाल लोगों को देखने का हमें कोई शौक है नहीं। तो दोस्तों आज की तारीख में जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो बिक चुकी है। ये पूरी दुनिया बेइज्जती करती है कि अरे तुम लोग तो बिके हुए पत्रकार हो, ये पूरी मीडिया तो बिक चुकी है इसलिए मोदी की तरफदारी करती है। और यही बातें इन पत्रकारों को चुप जाती हैं। कल तक इन्हें ये लगता था कि अरे कहने दो, कह रहे हैं तो हमें क्या करना, मोदी तो जीती जाते हैं, ये लोग कुछ लोग हैं। लेकिन जब इन्हें पता चला कि दोस्तों ये कुछ लोग नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मोदी सरकार को मिलकर हरा दिया, तो अब इन्हें एनआई में दरअसल हुआ ये कि एक ब्रॉडकास्ट हो रहा था। उस ब्रॉडकास्ट में दोस्तों कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी लोग आए थे जिनकी सोच दोस्तों कट्टर हिंदुत्ववादी है। इसमें से एक अभिजीत मित्रा नाम का व्यक्ति भी है दोस्तों, ये गंजा सा आप देख सकते हैं। इसने दोस्तों जो है यहाँ पर कहा कि जब भी ध्रुव राठी और रविश कुमार का वीडियो मेरे सामने आता है तो मैं उसकी रिपोर्ट कर देता हूँ। पता नहीं मेरी टाइमलाइन पर वो कैसे आ जाते हैं वो दोनों, मुझे बिल्कुल वो दोनों पसंद ही नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं कि वो लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करता, उनके वीडियो की तुरंत रिपोर्ट करता हूँ। यही नहीं दोस्तों, अभिजीत मित्रा नाम का ये व्यक्ति और तमाम लोग, ये लोग मिलकर 4 लोग बैठे हुए हैं और ये कहते हैं उसके साथ दोस्तों एनआई की
जो खास कर मालकिन है वो भी बैठी हुई अक्सर मोदी सरकार की तरफदारी और अमित शाह से इंटरव्यू भी लेती है और तारीफ़ें करती रहती है। खैर, इसे हम एक साइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर ये सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतने बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए, ये किया वो किया, तो फिर नरेंद्र मोदी 240 पर कैसे सिमट गए। इसका मेन कारण ये है कि ध्रुव राठी जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, और जो है यहाँ पर अभिषेक शर्मा जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग, साक्षी जैसे मैम जैसे लोग, दोस्तों इन लोगों ने मिलकर मोदी को हराया है। आज यूट्यूब उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ इन लोगों के इतने इतने व्यूज़ कैसे आ जाते हैं, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी और जो है रवीश कुमार के करोड़ों में, और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं हमारे क्यों नहीं आते। ये सारी बातें कर रहे, तो आप समझिए कितनी बुरी जली हुई है, इतनी बुरी जली हुई है कि अब इन लोगों को डर लगने लगा है कि भैया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लोगों को उन लोगों ने उसको देखना तो छोड़ा, अब तो लोग यूट्यूब पर आ गए। और सबको पता है दोस्तों कि सच्चाई इस वक्त यूट्यूब ही बता रहा है। ये पूरी जिम्मेदारी से भी कह रहा हूँ और यूट्यूब की तारीफ़ करना चाहूँगा कि दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सच बताया जा रहा है दोस्तों। वरना मेन स्ट्रीम मीडिया तो मोदी सरकार के ग़ुलाम बन चुकी है, ग़ुलामी कर रही है, और ये अब पूरी दुनिया जान चुकी है, इसीलिए थूकती है इस मीडिया पे। इस मीडिया की कोई इज्जत नहीं करता, ना किसान करता, ना गरीब करता, ना आदिवासी करते, ना दलित करते। सबको पता है ये मीडिया सिर्फ मोदी सरकार की भक्ति में लगी रहती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कभी भी छोड़ सकते हैं साथ, पड़ गई है गठबंधन में दरार। दरअसल दोस्तों, किसी तरीके से चंद्रबाबू और नीतीश को रोक रखा है बीजेपी ने कि हमारी सरकार ना गिर जाए। लेकिन उधर दूसरी तरफ दोस्तों, महाराष्ट्र और बिहार में अलग ही खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है क्योंकि एकनाथ शिंदे मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। उधर दूसरी तरफ अजीत पवार ने भी मंत्रालय लेने से मना कर दिया है कि हम ये मंत्रालय नहीं चाहते, क्योंकि जीतन राम मांझी को एक मंत्रालय दे दिया जाता है बड़ा, और इन लोगों को दोस्तों कुछ नहीं मिलता। इसी को लेकर एकनाथ शिंदे और अजीत अंजुम जो है अजीत पवार भड़के हुए हैं। बताया जा रहा है महाराष्ट्र में कभी भी खेल हो सकता है, कभी भी सरकार गिर सकती है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे को बीजेपी ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि इस वक्त नरेंद्र मोदी इतना डरे हुए क्यों हैं, क्यों उनको ये डर लग रहा है कि उनकी सरकार गिर जाएगी? क्योंकि बीजेपी के पास दोस्तों बहुमत का आंकड़ा बहुत कम है, यानी कि बहुमत से बस थोड़े ही आगे हैं वो। अगर नीतीश कुमार और ख़ास करके चंद्रबाबू नायडू के नाम की दो बैसाखियाँ डोल गई तो इस सरकार को गिरने से कोई बचा नहीं सकेगा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो ये कहता है कि जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो उसको जाहिर सी बात है जोड़ तोड़ तो करना ही पड़ेगी। मिली जुली खिचड़ी सरकार बनी है एनडीए की, बीजेपी की। अगर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जो तमाम लोग मिले हुए हैं वो अपना हाथ पीछे घसीट लें तो मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों कि बीजेपी के परखत छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज भी आप एटीट्यूड देख लीजिए नरेंद्र मोदी और शाह का, अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर डालते हैं। कल मैंने देखा बीजेपी ने कार्टून डाला, उसमें एक तरफ विपक्ष इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ मोदी टांग रख कर खड़े हैं और विपक्ष उठ रहा है उस पटले से, मतलब उनकी तरफ झुक रहा है। तो वही लिखा है कि देखिए एक अकेला सब पर भारी। अरे भैया, तो लोगों ने कमेंट लिखे एक अकेला नहीं एक थकेला, जो कि दोस्तों बैसाखियों पर टिकेला। किसी ने लिखा कि एक अकेला नहीं, ये तो बैसाखियों पर टिकेला है। किसी ने लिखा देखो भाजपा की सरकार आते से ही जो है इनकी दरिंदगी शुरू हो गई। बीजेपी की जो आईटी सेल का अमित वालवी है दोस्तों, उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। वो बंगाल की महिलाओं के साथ यौन शोषण करता है। यही नहीं, और कुछ लोगों ने लिखा कि लगता है नरेंद्र मोदी की नज़र कमज़ोर हो गई है, ये सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की है। नरेंद्र मोदी अपने दम पे तो सरकार बना ही नहीं पाए। एनडीए में कम से कम 25 से ज़्यादा दल शामिल है दोस्तों। तो 3.0 जो नाम दिया गया है वो तो गलत ही दिया गया है, क्योंकि 3.0 तो तब होता जब नरेंद्र मोदी अपने बल पर चुनाव जीत जाते। ये तो एनडीए की सरकार बनी है, मिली जुली खिचड़ी सरकार, जिसको हम खिचड़ी सरकार कहते हैं ना, ये वो खिचड़ी सरकार है जिसमें कई गठबंधन के लोग शामिल हैं। इसीलिए दोस्तों इंडिया गठबंधन अपनी चाल जब चलेगा जब सही वक्त आएगा। इंडिया गठबंधन को पता है कि कब सही वक्त आएगा,
जिस दिन नीतीश कुमार और नायडू ने हाथ खींच लिए उस दिन इंडिया गठबंधन अपनी चाल चलेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभी चुनाव आयोग बीजेपी की मदद करने के लिए 13 सीटों पर उपचुनाव कराने वाला है और उसकी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो बीजेपी को जिता दे, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि ऐसा करने से बीजेपी की संख्या बढ़ जाएगी उपचुनाव में अगर वो सीटें जीत जाती है तो। और सब जानते हैं कि जो मेन चुनाव में मेहनत होती है वो उपचुनाव में नहीं हो पाती, इसलिए कई बार बीजेपी को बड़े आसानी से जिता देता है चुनाव आयोग। ऐसे आरोप कई बार विपक्ष ने लगाए हैं। यही नहीं, कई सीटों पर जानबूझ के हराया गया है, कई पे तो 150 के अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया, जिसके बाद आपको बताते चले अब वो कोर्ट भी जाने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की हवा पीडीए ने इंडिया के साथ मिलकर बदल दी। दोस्तों अखिलेश यादव का वो पीडीए का जो नारा था वो ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड हो गया। पीडीए का मतलब आप समझिए दोस्तों, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबको अखिलेश ने अपने पीडीए में शामिल किया था। अब अखिलेश नेता प्रतिपक्ष चुनने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि अखिलेश पीडीए को ध्यान में रखते हुए ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव खास करके चुनाव करेंगे। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले अखिलेश यादव की पार्टी सबसे मजबूत बन चुकी है, खास करके उत्तर प्रदेश में। ये हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जलवा दिखाई दे रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस और टीपू ने हाथ मिलाया, यानी कि अखिलेश ने एसपी ने हाथ मिलाया, तो इस बार हमें एक जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता का, वो काबिल तारीफ था। कहीं से भी ये शिकायत नहीं आई कि यहाँ पर आपकी पार्टी ने हमें मदद नहीं की, वहाँ पर आपकी पार्टी के लोगों ने हमें मदद नहीं की। सब लोग दोस्तों एकजुट होकर चुनाव लड़े। इस चुनाव की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में बिल्कुल मिल गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है एसपी समाजवादी पार्टी में मिल गए और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस में मिल गए। और जो प्रचार शुरू किया, जो प्रचार हुआ, उसकी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने वो कर दिखाया दोस्तों जो उसने कहा था। मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर ये लोग 400 से ज़्यादा सीटें ले आते तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देते, क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है कि अगर संविधान से किसी को दिक्कत है तो वो लगभग 60% से ज़्यादा वोट लाकर संविधान को बदल सकता है, मतलब कुछ संशोधन कर सकता है अगर वो चाहे तो। वो ही नहीं, कोई भी पार्टी अगर इससे ज़्यादा ले आए तो। लेकिन दोस्तों क्योंकि बीजेपी की विचारधारा के लोग शुरू से ये कह रहे थे कि अगर हमें 400 सीटें जिता दो हम देश का संविधान बदलेंगे, मतलब कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है देश का, उस संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बता दिया, आज भी वो भले ही हमारे बीच ना हो दोस्तों, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज भी उतना ही मजबूत है जितना कल था। बाबा साहब अम्बेडकर दोस्तों इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, इस देश की सोच है बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान आज भी है, कल भी है और परसों भी रहने वाला है। जो लोग संविधान को मिटाएंगे जनता उन्हें मिटा देगी, जो लोग संविधान बदलने की बात करेंगे जनता उन्हें बदल देगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात की थी दोस्तों। और बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा हीरो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कहता हूं कि उन्होंने इस देश का संविधान लिखा है दोस्तों, और इस संविधान में उन्होंने सबको एक जैसा महत्व और एक जैसी वो दी है कि सबको जीने का उतना ही हक़ है जितना कि किसी छोटी ज़ात को है या बड़ी ज़ात को है। ये सब लोगों के बनाए हुए नियम हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। कहा फिलहाल नहीं चाहिए बीजेपी का सपोर्ट, न बीजेपी में जाएंगे। दोस्तों जब लगा माल घटने तो लगी खैरात बंटने, ये कहावत आपने सुनी होगी। अब ये कहावत मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी ज़रा सुन लीजिए। इस कहावत के बहुत बड़े बड़े मायने हैं दोस्तों, कि लगा माल घटने तो लगा दोस्तों जाहिर सी बात है कलेजा फटने, और दोस्तों खैरात लगी बंटने। तो खैरात इसलिए बंट रही है कि नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को ऑफ़र दिया है कि वो बीजेपी में आकर शामिल हो जाएं। नरेंद्र मोदी एक चीज़ अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाएगी। अगर आज महाराष्ट्र का चुनाव हो जाए तो कल बीजेपी चुनाव हार जाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, ज़बान है। मैंने क्या कहा था आपसे कि जितने भी एग्ज़िट पोल हैं
4 जून के दिन ये सारे फेल होंगे और जो लोग झूठे एग्जिट पोल फैला रहे हैं उनकी भी पोल खुलेगी। और हुआ वही 4 जून को जब दोस्तों ईवीएम खुली और उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष को जीत मिली सब देखते रह गए। सारे गोदी मीडिया चैनल अपनी छाती पीट रहे थे कि कैसे हुआ ये, 400 के करीब लगभग बीजेपी को सीटें आएंगी। फिर मुंह छुपाकर घूम रहे थे सारे के सारे जिन लोग ने एग्जिट पोल बताए थे। दूसरी बात दोस्तों, उद्धव ठाकरे को बीजेपी ने ऑफर दिया कि हमारे साथ आकर मिल जाओ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं मिलना, ना ही मुझे बीजेपी का कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करना है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है वो चुनाव नहीं जीत पाएगी महाराष्ट्र में, इसीलिए अब उद्धव ठाकरे हमारे बल पर उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। देखिए दोस्तों, एक ऐसी पार्टी या फिर यूँ कहते हैं कि ऐसी टुच्ची पार्टी जो अपने ही सहयोगियों को ख़त्म कर देती है, उनके नेताओं को ख़रीदकर उनकी पार्टी को तोड़कर नष्ट कर डालती है। और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ आज पूरा विपक्ष क्यों खड़ा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की किसी से दोस्ती नहीं है दोस्तों। उन्होंने सारी पार्टियों को तोड़ रखा है, सारी पार्टियों की सरकारों को गिरा रखा है, सबसे दुश्मनी मोल ले रखी है। और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुझसे बड़ा डिक्टेटर, मुझसे बड़ा हिटलर और कोई नहीं है। दोस्तों आप समझिए, नरेंद्र मोदी को कई लोगों ने हिटलर डिक्टेटर का भी नाम दिया कि वो डिक्टेटरशिप के साथ अपनी सरकार चलाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है क्या? नरेंद्र मोदी हिटलर बने से अपनी सरकार भले ही चलाएं, लेकिन जनता ने बता दिया है कि आपकी औकात क्या है। जो लोग 400 का नारा दे रहे थे दोस्तों, वो महज 200 सीट पर सिमट कर रह गए। यही तो जनता है दोस्तों। आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलोगे और जनता तमाशा देखेगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। राहुल गांधी इस देश का इतना बड़ा नेता बन चुका है दोस्तों कि राहुल गांधी को कोई कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। ये मैंने बार बार अपनी बातों में कहा, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है दोस्तों, या फिर राहुल गांधी एक विधायक नहीं है। राहुल गांधी दोस्तों एक सोच है और सोच को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा आप। राहुल गांधी एक सोच इसलिए है दोस्तों कि राहुल गांधी जनता की तरह सोचते हैं। राहुल गांधी को पता है देश की जनता को क्या चाहिए। देश की जनता को आज दोस्तों महंगाई से निजात चाहिए। आज देश की जनता दोस्तों हिंदू मुसलमान नफरती भाषणों से बिल्कुल घबरा चुकी है। उसको देश में शांति, अमन, भाईचारा चाहिए। आज जनता को दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स पता है क्या? कि दोस्तों आज हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत घटिया हो चुका है। हमारे देश में दोस्तों आप देखिए, मरीज़ इलाज बाहर दम तोड़ देते हैं, लेकिन अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधाएं तक नहीं होती हैं। मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में दोस्तों 6 एम्स बनवाए थे, नरेंद्र मोदी ने एक भी नहीं बनवाया। यही नरेंद्र मोदी है। हमारे मनमोहन सिंह साहब ने दोस्तों लाइव कॉन्फ्रेंस से कभी डरे नहीं, और वो उन्होंने हमेशा लाइव कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के खुले में जवाब दिए। जबकि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में आज तक किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का नाम लेने से भी डरते हैं। एक बार उन्होंने पता नहीं क्या हो गया, अभी भूले से एक रैली में कह दिया था कि कांग्रेस के पास गया है कि अब अडानी और अंबानी का टेम्पो भरकर नाम क्यों नहीं लिया रही अब कांग्रेस, तो उल्टा दोस्तों बयान देकर खुद ही फंस गए। तो उसके बाद दोस्तों आप समझिए, जब खुद ही अडानी और अंबानी के सरगना बने हुए हैं, उसके सपोर्टर बने हुए हैं, तो फिर जनता सवाल क्यों ना पूछे भैया? आप लोग तो चाहते हो कि आप लोग पूरे देश की मेन मिनिस्ट्री मीडिया तो दलाल हो ही चुकी है। अब आप चाहते हो कि जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो भी आपकी दलाली में लग जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अजीत अंजुम, रवीश कुमार सर, साक्षी मैम, ध्रुव राठी, मैं दोस्तों और तमाम जो पत्रकार जिस तरीके से मेहनत करते हैं और सच्चाई बताने का आपको काम करते हैं दोस्तों, ऐसे पत्रकार बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। मैंने देखा दोस्तों, कल अमर उजाला ने एक हेडलाइन छापी जिसमें वो छापता है कि ध्रुव राठी के तार जो हैं वो चाइना से जुड़े हुए हैं। अब आप समझिए दोस्तों, ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं दोस्तों कि खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमर उजाला के तार जो है वो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं और अमर उजाला जो है वो आतंकवादियों से मिला हुआ है, लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। मैंने भी कह दिया दोस्तों लोग, तो जाहिर सी बात है ध्रुव राठी ने भी यही बात की है जो मैं उनकी बात दोहरा रहा हूँ कि अमर उजाला ने मेरे बारे में ये लिखा, तो मैं भी कल को कह दूंगा कि इनके तार आतंकवादियों से जुड़े, और लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, तो आप क्या कर लोगे? जाहिर सी बात है दोस्तों, अमर उजाला बीजेपी की भक्ति करता है, दैनिक जागरण, अमर उजाला इस टाइप के पत्रकार, और दोस्तों ये लोग जानबूझकर मोदी सरकार की तारीफ़ों में लगे रहते हैं। दरअसल इनका काम ही है,
इनका काम ये दोस्तों कि भक्ति में लगे रहो। जब तक मोदी की सरकार है तब तक तो डर कर रहना ही पड़ेगा, वरना हमारे घर पर कब ईडी सीबीआई के छापे पड़ जाएं कोई बता नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि ध्रुव राठी जैसे लोगों ने खास कर बीजेपी की टेंशन हाई कर रखी है, चाहे